नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में बात होगी आज से शुरू हुए संसद सत्र की, जासूसी कांड पर मचे हंगामे की, जानेंगे कि पंजाब कांग्रेस की कमान सिद्धू को मिलने के बाद भी क्यों शांत नहीं होगी पार्टी की कलह, बीजेपी नेताओं की आलोचना कैसे पड़ी युवक को भारी, बात करेंगे यूपी में गठबंधन को लेकर कांग्रेस की रणनीति की, बिहार जेडीयू में बदलाव के संकेतों की और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र के सीएम को लेकर कांग्रेस नेता के बड़े दावे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को मिला प्रमोशन, राज्यसभा में बनाए गए सदन के उपनेता, संसदीय राजनीति के लंबे अनुभव के चलते मिली बड़ी जिम्मेदारी। मंगलवार को सीबीएसई जारी करेगी 10वीं का रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी करने के दिए थे निर्देश। कोरोना संक्रमण से उबरे क्रिकेटर ऋषभ पंत इंग्लैंड में भारतीय टीम के कैंप में फिर होंगे शामिल, इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम। शेयर बाजार में आई गिरावट, 587 अंकों की गिरावट के साथ 52,553 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 171 अंकों की गिरावट, 15,752 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। ये पहले से ही तय था कि इस बार विपक्ष सरकार को कोई राहत नहीं देगा। इसी बीच कल फोन टैपिंग का मामला भी सामने आ गया। कृषि कानून, वैक्सीनेशन, कोरोना संक्रमण, रफाल, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार पहले ही घिरी है। तो संसद में कैसा रहा आज का दिन, देखिए ये रिपोर्ट। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था और इसका आगाज हंगामेदार रहा। पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष के विरोध के चलते प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवा पाए, तो वहीं राज्यसभा में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। विपक्ष के प्रदर्शन के चलते सदन कई बार स्थगित हुआ। 2 बजे के बाद शुरू हुई सदन की कार्यवाही में विपक्ष का विरोध बदस्तूर जारी रहा, जिसके चलते राज्यसभा और लोकसभा को कई बार स्थगित किया गया, जिसको देखते हुए राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने विपक्ष की मानसिकता को महिला विरोधी बताते हुए विपक्ष पर कई आरोप लगाए। इसके अलावा जब लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया। वे नए मंत्रियों का परिचय कराना चाह रहे थे, लेकिन हंगामा जारी रहा। प्रधानमंत्री भी हंगामे के बीच बोलते रहे। पीएम ने कहा कि कड़े सवाल करें, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका दें। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसद ने केंद्र सरकार को कोरोना के टीकों की कमी, महंगाई, किसान आंदोलन और राष्ट्रीय सुरक्षा और सबसे बड़ा मुद्दा फोन टैपिंग जैसे मामलों पर घेरा। तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते हंगामे को देखते हुए सत्र को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। बता दें कि इस मॉनसून सत्र में सरकार 2 वित्तीय विधेयक समेत 31 विधेयक को पास कराने की तैयारी में है। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि मोदी सरकार के लिए इस बार सत्र मुश्किल भरा होने वाला है। मुश्किलों के संकेत कल रात को पेगासस स्पाईवेयर की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मिलने लगे थे, जिसमें बताया गया था कि सरकार अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों की बातें सुनने की कोशिश कर रही है। तो क्यों सरकार पर लग रहे हैं अपने विरोधियों की जासूसी के आरोप, देखिए ये रिपोर्ट। भारत में पेगासस स्पाईवेयर ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बना दी है। बता दें कि द गार्डियन, द वॉशिंगटन पोस्ट और द वायर समेत 17 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से भारत में कथित तौर पर 300 से ज्यादा प्रमाणित फोन नंबर हैक किए गए हैं। इनमें मोदी सरकार में मौजूदा 2 पदासीन मंत्री, 3 विपक्षी नेताओं, द वेयर के दोनों संस्थापक M.K. वेणु, सिद्धार्थ वरदराजन, DNA के पूर्व रिपोर्टर इफ्तिखार गिलानी, इंडिया टुडे के संदीप उन्नीथन जैसे 40 से ज्यादा पत्रकारों, एक न्यायाधीश और सुरक्षा एजेंसियों के पूर्व और वर्तमान प्रमुखों के अलावा कई उद्योगपतियों और कार्यकर्ताओं के फोन नंबर भी शामिल हैं। बता दें कि इजराइल के NSO ग्रुप साइबर टेक्नोलॉजी ने इस स्पाईवेयर को तैयार किया है। पेगासस दुनिया के सबसे खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर्स में से एक है, जो एंड्रॉइड और iOS डिवाइस दोनों की जासूसी कर सकता है। वहीं दुनिया भर की सरकारें भी इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस इनपुट के तौर पर करती हैं। लेकिन अब इस मामले के सामने आने से सरकारों पर इसके मनचाहे इस्तेमाल और दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों की ये जांच एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज के पास आए लगभग 50,000 नामों और नंबरों पर आधारित है। वहीं दावा किया जा रहा है कि जांच के दौरान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इनमें से 67 फोन की फॉरेंसिक जांच की है। इस दौरान 23 फोन हैक मिले, जबकि 14 में सेंधमारी की कोशिश की पुष्टि भी हुई है। जिसके बाद द वायर ने भी खुलासा किया कि भारत में भी 10 फोन की फॉरेंसिक जांच करवाई गई है।
ये सभी या तो हैक हुए थे या फिर इनकी हैकिंग की कोशिश की गई है, जिस पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से देश में हलचल भी मच गई। स्वामी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि गृह मंत्री को संसद में बताना चाहिए कि सरकार का उस इजरायली कंपनी से कोई लेना देना नहीं है जिससे हमारे टेलीफोन टेप हुए हैं, नहीं तो वाटरगेट की तरह सच्चाई सामने आएगी। वहीं राहुल गांधी ने फोन की हैकिंग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी मामले पर ट्वीट कर सरकार को पत्रकारों को डराने के लिए जासूसी बंद करवाने की नसीहत दी। हालांकि भारत सरकार ने जांच को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया है। फोन पर बात करने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बातें कोई और भी सुन सकता है, जिससे आप मुश्किल में भी फंस सकते हैं। लेकिन अगर कोई सुने ही नहीं तो क्या कहा जाए। दरअसल पंजाब कांग्रेस में कुछ ऐसा ही चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू को सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन सीएम अमरिंदर सिंह अड़ गए हैं कि सिद्धू जब तक उनसे माफी नहीं मांगेंगे वो प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे नहीं। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। इसे बचाए रखने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन दिग्गजों के बीच मची कलह उसकी जीत की राह में रोड़े अटका रही है। मगर अब आलाकमान ने ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया है जिससे कैप्टन भी नाराज नहीं होंगे और गुरु का भी गुस्सा दूर होगा। सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। अब वो सुनील जाखड़ की जगह लेंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चल रहे लंबे विवाद और खींचतान के बाद आखिरकार केंद्रीय आलाकमान ने ये बड़ा फैसला ले ही लिया। पंजाब कांग्रेस की कमान सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में नहीं दी गई है, बल्कि 4 वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं। कांग्रेस आलाकमान ने आने वाले चुनावों को देखते हुए इसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा है। जिन 4 लोगों को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है उनमें कुलजीत नागरा जट सिख समुदाय से आते हैं, सुखविंदर सिंह दलित हैं, संगत सिंह पिछड़ी जाति से हैं और पवन गोयल हिंदू हैं। हालांकि ये फैसला लेना सोनिया गांधी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से शुरू से ही नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ा पद देने का विरोध किया गया था। यही कारण रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी लंबे वक्त तक रुकी रही थी। सिद्धू के नाम के ऐलान से पहले भी कैप्टन ने अपने लोगों के साथ मुलाकात की और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इस नाराजगी के बीच सोनिया ने कैप्टन से बातचीत की थी, जिसके बाद वो सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए राजी हो गए थे। उनके मान मनोबल के बाद ही दिल्ली दरबार से सिद्धू को हरी झंडी दिखाई गई। यानी साफ है कि पंजाब कांग्रेस के कैप्टन सिद्धू होंगे और अमरिंदर पंजाब के कैप्टन होंगे। वहीं इस बड़े फैसले के बाद माना जा रहा था कि अब सिद्धू और कैप्टन के बीच सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। दरअसल सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के बाद आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है, जो बुधवार को चंडीगढ़ में लंच के दौरान होगी। लेकिन मुख्यमंत्री अमरिंदर ने बैठक के लिए पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को निमंत्रण नहीं भेजा है। दूसरी ओर सिद्धू ने भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित पार्टी के तमाम दिग्गजों का आभार व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने अमरिंदर सिंह का नाम भी नहीं लिया, जिससे साफ हो जाता है कि दोनों के बीच की तल्खियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं और आने वाले दिनों में दोनों के बीच घमासान फिर देखने को मिल सकता है। पंजाब कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। पार्टी की मुश्किल ये है कि विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में सख्त फैसला भी नहीं ले पा रही है। ऐसा बीजेपी में नहीं होता। आप सरकार तो छोड़ो, उनके नेता के खिलाफ ही कुछ बोलकर दिखा दो। मणिपुर में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के खिलाफ बोलने पर पुलिस ने सख्त एक्शन ले लिया, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आर्थिक नुकसान तो हुआ ही, साथ ही कई लोगों की जान भी इस दौरान चली गई, जिनमें सांसद, विधायक, मंत्री और बड़े अधिकारी भी शामिल थे। कोरोना की इस लहर का शिकार मणिपुर बीजेपी के प्रमुख एस टिकेंद्र सिंह भी हो गए। इस बीच बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए गोबर तथा गौमूत्र के इस्तेमाल की बात कही गई। बीजेपी नेताओं के इन अवैज्ञानिक तथ्यों की आलोचना हर किसी ने की। बीजेपी नेताओं पर गलत जानकारियां फैलाने के आरोप लगे। राजनीतिक कार्यकर्ता इरेंद्रो लिचोमबाम ने इसे लेकर 13 मई को बीजेपी नेताओं के दावों पर सवाल उठाते हुए एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। लेकिन जब इरेंद्रो को इसे लेकर निशाना बनाया जाने लगा तो उन्होंने 13 मई को ही अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद
सत्तारूढ़ दल के दबाव में लिचोमबाम के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस पोस्ट को लेकर ये कार्रवाई की गई उसमें साधारण धाराओं के तहत भी मामला दर्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन लिचोमबाम पर रासुका लगा दिया गया। उन पर कुछ और धाराएं भी लगाई गई जिसमें उन्हें आसानी से जमानत भी मिल गई, लेकिन रासुका से उन्हें राहत नहीं मिल सकी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने सरकार से जवाब मांगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह याचिका का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जवाब दाखिल करेंगे। इसे लेकर कोर्ट ने कहा कि इरेंद्रो को हिरासत में रखने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ही इरेंद्रो को रिहा किया जाए। कोर्ट के तेवरों से साफ है कि सरकार की कार्रवाई पूरी तरह से गलत थी। कोर्ट के निर्देश के बाद इरेंद्रो को तो रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इसका नुकसान 6 महीने बाद मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हो सकता है। मणिपुर के साथ पंजाब राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें यूपी भी शामिल है और पूरे देश की निगाहें यूपी विधानसभा चुनावों पर है। यूपी चुनावों को लेकर यह सवाल भी बना हुआ है कि कांग्रेस यहां अकेले लड़ेगी या गठबंधन करेगी। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने साफ संकेत दे दिए हैं। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पार्टी के लिए अपने कार्डर में जोश भरने के साथ ही जमीनी समीकरण साधना आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी की नैया पार लगाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। वो एक बार फिर से गठबंधन का गढ़ बैठाने की तैयारी में है, तभी तो उन्होंने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों से गठबंधन को लेकर उनके विकल्प खुले हैं, लेकिन कोई समझौता पार्टी हितों की कीमत पर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभी नहीं कह सकती कि कांग्रेस यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या गठबंधन करेगी। हमारा मकसद बीजेपी को हराना है और दूसरी पार्टियों को भी खुले मन से इस दिशा में सोचना चाहिए। गठबंधन को लेकर कांग्रेस महासचिव के बयान से पार्टी के अंदर ही हलचल मची है, क्योंकि संगठन का बड़ा हिस्सा गठबंधन जैसी किसी भी कोशिश से बिल्कुल परहेज कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि कांग्रेस किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही चुनावी मैदान में आएगी। लेकिन अब इस बयान से इतर प्रियंका गांधी गठबंधन की बात कर रही हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि कांग्रेस किस दल के साथ साठगांठ करेगी, क्योंकि पहले कांग्रेस और फिर बीएसपी से गठबंधन करने के बाद अखिलेश यादव ने एक भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है। उन्होंने किसी भी बड़ी पार्टी से चुनावी गठबंधन न करने का फैसला किया है, जबकि इस बार उन्होंने छोटी पार्टियों के साथ जुगलबंदी करने की तैयारी की है। वो आरएलडी, महान दल और राष्ट्रीय जनवादी पार्टी के साथ सीटों के तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के लिए यूपी चुनाव का रास्ता आसान नहीं होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस महासचिव किस दल को अपने साथ लाती है और कैसे कांग्रेस की नैया पार लगाती है। कांग्रेस ने गठबंधन के दरवाजे खुले रखे हैं। अब देखना है कि किसके साथ जाएगी कांग्रेस। पार्टी नए सहयोगी की तलाश में है। उधर बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू भी नए अध्यक्ष की तलाश कर रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह साफ कर चुके हैं कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। तो किसे मिल सकती है जेडीयू की कमान, देखिए ये रिपोर्ट। जब से मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, तब से जेडीयू में खटपट की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि इस बार भी पीएम मोदी ने नीतीश की एक ना सुनी और कैबिनेट में केवल एक ही पद दे दिया। जेडीयू की तरफ से RCP सिंह को मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद मिलने के बाद RCP सिंह तो फूले नहीं समा रहे, वहीं नीतीश खासे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने अपने नेता को बधाई तक नहीं दी और अब तो नीतीश उन्हें अध्यक्ष पद से हटाकर उपेंद्र कुशवाहा को बैठाना चाहते हैं। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। पदाधिकारियों की हुई बैठक में इसके संकेत मिले। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कई बार उनके कामों की तारीफ की और कहा कि कुशवाहा के आने से पार्टी पहले से अधिक मजबूत हुई है। नीतीश कुमार ने यह भी संकेत दिए हैं कि कुशवाहा को पार्टी में और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं पदाधिकारियों की बैठक में RCP सिंह ने कहा कि केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद संगठन का काम करते रहेंगे। अगर पार्टी फैसला लेती है तो वो अपने किसी मजबूत साथी को जिम्मेदारी देने से पीछे नहीं हटेंगे। RCP सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में जमकर नीतीश का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की उपलब्धियों को अगर हम जनता तक पहुंचा दें तो हमारी पार्टी दोगुनी बड़ी हो जाएगी। नीतीश कुमार के प्रति आज भी लोगों में वही आस्था है। अब इस तारीफ के बाद साफ है कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू की कमान मिल सकती है।
वैसे कुशवाहा को कमान सौंपकर नीतीश एक तीर से दो निशाने लगाने का काम करेंगे। एक तरफ वो जातीय समीकरणों को साधेंगे तो दूसरी तरफ बीजेपी को कमजोर बनाने का काम भी करेंगे। अब देखना होगा कि नीतीश की ये रणनीति कितनी कारगर होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र की राजनीति में मची नई हलचल की। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की गठबंधन सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन इस सरकार में शामिल कोई भी दल एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहा है। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने शरद पवार के हाथ में सरकार का रिमोट कंट्रोल बताया था, तो अब कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने उद्धव को लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या कहा है पूर्व सीएम ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयानों से जहां कांग्रेस के रिश्ते एनसीपी और शिवसेना से तल्ख होते दिख रहे हैं, वहीं अब कांग्रेस के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण शिवसेना के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं। पृथ्वीराज चव्हाण ने सीएम उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ की है और कोरोना के दौरान उनके कामों की भी प्रशंसा की है। सिर्फ इतना ही नहीं, चव्हाण ने तो उद्धव ठाकरे के प्रधानमंत्री बनने तक की भी बात कह डाली। चव्हाण ने कहा कि हाल ही में आए एक सर्वे में सीएम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्रियों की रेस में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। चव्हाण ने माना कि उद्धव ठाकरे जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं, ऐसे में यदि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। महाराष्ट्र का कोई नेता प्रधानमंत्री बने तो राज्य के लिए गर्व की बात होगी। वहीं अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर चव्हाण उद्धव को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं तो क्या कांग्रेस ने पीएम पद से अपना दावा छोड़ दिया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।